हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको ज्योग्राफी भूगोल कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको हम जब भी पाठ शुरू होता है उससे पहले उसका थोड़ी भूमिका, उसका इंट्रोडक्शन की पाठ में क्या क्या आएगा वो बताते हैं। तो हमारा ये जो पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बच्चों, पृथ्वी ही हमारा एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्योंकि आपने पिछले हमारे जब ग्रह पढ़े थे तो उसमें पृथ्वी एक ग्रह था जिस पर जीवन संभव था। क्यों संभव था? क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर भूमि, जल, हवा जो है वो तीनों ही मौजूद हैं। और ये एक जीवन जीने के लिए हमारे को हवा में क्या, हवा से हमारा क्या मतलब है? हवा से ये मतलब है कि हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये गैसें जो हैं वो मौजूद होती हैं, जो गैसें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है, जो पृथ्वी को चारों ओर से, जिसकी गैसों की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, वो वायुमंडल वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा भूमंडल पर हम रहते हैं। भूभाग जो ठोस भाग है उस पर हम रहते हैं। तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, भूमि, जल, हवा, इसका मतलब ये है भूमंडल से भूमि और वायुमंडल से हवा, जलमंडल से जल। तो जल भी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, बच्चों आपको पता है पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से, जिसमें है कि जल पाया जाता है, उसको हम जलमंडल कहते हैं। और जल क्या है बच्चों? जल जो है वो आपको बर्फ, जल वाष्प, जब बहुत गर्मी होती है तो नदियों का पानी सूखता है, नहरों का पानी सूखता है, कम हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और फिर बारिश के रूप में हमें दोबारा से प्राप्त होता है। तो हमारे 3 प्रमुख कारण हैं, एक ये भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जो हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारा एक जीव मंडल भी है, जो कि वो भी हमारे लिए एक महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 5 कक्षा 6 भूगोल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो बच्चों, हमने आपको यही बताया था कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, हमारे 9 ग्रह है ना, तो उसमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और इसके लिए आवश्यक क्या तत्व हैं? भूमि है, जल है, हवा है, ये पृथ्वी पर ही मिलते हैं। आगे देखते हैं हम। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह जो है उस पर पर्यावरण में पाए जाने वाले घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चों, हम एक दूसरी चीज़ों से ही जुड़े होते हैं। जैसे अब आप भूमि पर हो तो भूमि पर ही आपको जल मिल रहा है, हवा मिल रही है। ऐसे आप के पास एक जगह है रहने के लिए, तो अब जगह होगी रहने के लिए, और अगर आपको जल नहीं मिलेगा, वायु नहीं होगी वहाँ पर, तो क्या आप उस जगह पर रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमारे जीवन के लिए इन सब का मिलना ज़रूरी और अच्छा होता है, और हमारा जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत होता है।
तो आपको अब समझ में आया ये भूमंडल क्या होता है। ये भी आपका एक प्रश्न है, हमारे ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, या हमारे जीवन के लिए कौन से 3 आवश्यक तत्व हैं। तो वो कौन से हैं 3 आवश्यक तत्व? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और भूमंडल क्या है? भूमंडल ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो समझ में आया आपको वायुमंडल? वायुमंडल वो है जहां पर गैस की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेर रही हैं और जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी और भी गैसें हैं जो हमारे यहाँ वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल। अब बच्चों जलमंडल क्या है? जलमंडल पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है। आपको पता है हमारा जो एरिया जो उसका एक दायरा है जलमंडल का, आपको देख सकते हो आप, जैसे ग्लोब देखते हो तो ग्लोब में आपको नीला नीला कितना दिखाई देता है, वो सारा हमारा जलमंडल है। तो 71% भाग हमारा जल से भरा हुआ है। तो ये जो जलमंडल है ये हमें किन रूपों में मिलता है? बर्फ, जल और जलवाष्प। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हमने बताया था कि हमारा जीव मंडल भी है। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीव मंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहां जगह, स्थल, पानी और हवा एक साथ मिलते हैं और जहां पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो समझ आया बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भूमंडल। तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या है बच्चों? भूमंडल। ये किससे बना होता है? यह चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। और इसमें क्या होता है? ये मिट्टी से बनता है तो इसमें क्या है? जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की, आगे देखिए बाप, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप चित्र 5.1 में विश्व का मानचित्र देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो बच्चों क्या है? बड़े स्थलीय भूभाग को हम किस नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या है? हमारा सबसे बड़ा जलाशय किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। और क्या है? और है कि सभी जो हमारे महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे आप देखिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। समुद्र जल का तल जो है वो सभी जगह क्या होता है? समान होता है। और स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? समुद्र तल से, जिसको हम क्या मानते हैं? हम जिसे 0 मानते हैं।
तो बच्चों ये आपको समझ आया। अब आपको ये चित्र, अगले पृष्ठ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र हमारा विश्व के महाद्वीप और इसमें क्या है, महासागर है। हमने आपको बताया था ना, सभी एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हमारे कितने सागर हैं, दक्षिणी महासागर, आर्टिक महासागर, ये सभी सागर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया। आपको ये चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये जो महासागर हैं ये कैसे जा रहे हैं और इसमें कौन कौन से देशों को इनकी रेखाएं वो कर रही हैं। जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, इन सब के पास से ये होकर गुजर रहे हैं और ये एक जगह जाकर आपस में मिलते हैं। तो आपको समझ में आया ये। आगे देखिए आप, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 ऊंचा है, मीटर ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है हमारा, वो है माउंट एवरेस्ट। और उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, वो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा कौन सा भाग है हमारा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप बच्चों सोच सकते हो कि हमारे जो समुद्र हैं वो कितने गहरे हैं? अब ये प्रशांत महासागर है, इसकी गहराई कितनी है बच्चों, 11,022 मीटर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इतनी, इसकी जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। अब आपको इधर एक साइड में कॉलम दिखाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजियन नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। कौन थे बच्चों ऊपर चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे। ये कब चढ़े थे वहां पर? 29 मई 1953 को। ये एक बच्चों आपके जनरल नॉलेज का प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं इसी में, जापान के जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और विचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो बच्चों समझ में आया आपको, ये आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न इसमें होते हैं, साथ साथ आपको बताया जाता है। अब आप जब ये पढ़ रहे थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और प्रशांत महासागर की गहराई, तो इसमें ही आपको बताया है। ये आपके, जैसे आप जब कभी आपके क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। अब आगे हमारा है महाद्वीप। तो अब हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? हमारी पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक। आपको ये चित्र हमने ऊपर दिखाया था और हमने बोला था कि इस चित्र को अपने ध्यान में रखना है, साथ साथ इस चित्र को भी देखते रहिए। इस चित्र में विश्व के मानचित्र को देखना है, जिससे कि
स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो कहाँ मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बच्चों, हमने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो जो हमारे ये महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप 7 हैं और इनके नाम कौन कौन से हैं बच्चों? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और इनका जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ पाया गया है? वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आप चित्र में देखिए। आगे बढ़ते हैं हम। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बच्चों, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कितने भाग में फैला है? यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जो हमारी कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो बच्चों, आपको ये जो चित्र है 5.1 विश्व के मानचित्र, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या बताया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह महाद्वीप का पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कौन सी रेखा इसमें से होकर गुजरती है? कर्क रेखा इसमें से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो क्या करता है? वो इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग में यूरेशिया, यूरेशिया का क्या है? यूरोप जमा एशिया कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है यूरोप। अब आप ये महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीप हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला था एशिया, अब है यूरोप। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है। यूरोप जो है बच्चों वो एशिया से क्या है? बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? एशिया के पश्चिम में। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा वृत्त इससे होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त। यह 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। अब फिर इसमें आपको कह रहे हैं कि विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो आपको अब समझ में आया, जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में। और ये किस वृत्त से होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। और यह तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। तो बच्चों, आपको ये यूरोप अच्छे से समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब फिर कह रहे हैं वो चित्र को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो बच्चों, अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप हमारा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। और ये क्या है? ये विषुवत वृत्त पर जो है 0 डिग्री अक्षांश है और ये
इसके मध्य में से गुजरता है। और अफ्रीका का जो एक बहुत बड़ा भाग है बच्चों, वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें से देखो, इसमें तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। आप चित्र देख रहे हैं साथ साथ, तो उसमें आप देखिए, इसमें तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं इसमें से होकर गुजर रही हैं। आप चित्र को साथ साथ देखते रहिए। अब आगे देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। तो बच्चों, जो सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और ये कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। यह चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ यह महाद्वीप जो है सागरों और समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अब फिर कह रहे हैं कि आप चित्र देखिए। तो बच्चों, आपको ये जो चित्र है इसको ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त इनके किन भागों से होकर गुजरता है। तो बच्चों, क्या है हमारी इस जो नील नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो है नील नदी। वो कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब हमारा चौथा महाद्वीप है वो है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पानामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, जो उत्तरी अमेरिका है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक भाग, संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे क्या बोलते हैं? पानामा जल संधि। और यह महाद्वीप पूरी तरह से क्या है? उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब बच्चों, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है? स्थल संधि और जल संधि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्थल संधि क्या है? अब आप इसमें देख रहे हैं, पहले उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एक भारत का चित्र है। तो पहले आपको हम इसमें स्थल संधि के बारे में बताते हैं। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब आप देख रहे हो, इसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में एक तीर से स्थल संधि लिखा हुआ है। तो ये एक संकरा भाग है जो क्या है? एक दूसरे को जोड़े हुए है। तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्थल संधि। अब जो ये जल संधि है, आप ये देखिए भारत के चित्र में अरब सागर दिखाई दे रहा है, श्रीलंका जल संधि। अब श्रीलंका और भारत के कोने में एक जल संधि का तीर से निशान है, आप वो देखिए। उसमें क्या है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या है? पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को आपस में जोड़ता है। तो बच्चों, भारत एवं श्रीलंका की स्थित जो है वो थी जल संधि हुई थी, तो इसीलिए भारत को श्रीलंका से अलग किया था। तो आपको बच्चों समझ में आया ये जल संधि और स्थल संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। तो बच्चों, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है उसका अधिक भाग कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ पर अब आप चित्र में देखें, यहाँ पर कौन से दो महासागर हैं दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिखाई देंगे। वो दो महासागरों के आपको नाम बताने हैं। अब आप अगर चित्र पर ध्यान देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको इसमें हमको वो दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपको दिखाई दे रहा है। और अब हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कहाँ स्थित है? जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसको हम, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये? अब हमारा आखिरी है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फों से परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो बच्चों, जो अंटार्कटिका है वो क्या है? वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के कहाँ स्थित है? इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी जो ध्रुव क्षेत्र है, ये क्या है? ये मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। और ये भारत में भी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत से शोध केंद्र हैं। मतलब यहाँ पर शोध केंद्र बच्चों क्या होते हैं? जहाँ पर यह प्रक्रिया चलती रहती है कि कहाँ पर जीवन संभव है, कहाँ पर कितना जल है। तो जहाँ पर ये प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं शोध केंद्र। भारत में भी शोध संस्थान यहाँ है। और भारत के जो शोध संस्थान है उनके क्या नाम है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो बच्चों, ये हमारा भूमंडल था। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जलमंडल। तो जो ये परिमंडल है उसमें पृथ्वी हमारा आवास में 3 आपको हमने बताए थे, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो भूमंडल आपको हमने पढ़ाया, समझ आया। अब हम आपको जलमंडल के बारे में बताएंगे। जलमंडल क्या है? जो पृथ्वी को नीला, जलमंडल जो है वो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। तो बच्चों, पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा हुआ है? जल से।
और 29% भाग किससे है? 29% भाग में जमीन है, स्थल है। और जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जल मंडल में जल के सभी रूप कौन से हैं? इसमें महासागर आ गया, नदियाँ आ गई, झीलें आ गई, हिम नदियाँ आ गई, भूमिगत जल जो हमारा जमीन के अंदर होता है, और वायुमंडल की जल वाष्प। तो वायुमंडल की जल वाष्प बच्चों कौन सी होती है? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जो जल है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, उसको वायुमंडल की जल वाष्प कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। तो बच्चों क्या बताया जा रहा है इसमें आपको कि जो हमारा 97% जल का जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? वो महासागरों में पाया जाता है। और वो पानी जो जल होता है बच्चों वो बहुत ही खारा होता है। उस जल को आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो जल जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और जो जल का शेष भाग है वो कहाँ पर कैसे मिलता है? वो मिलता है बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल में। और जल का बहुत ही कम भाग जो है वो हमें अलवण जल के रूप में पाया जाता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि जो नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी जैसे 71% भाग कहते हैं ना जल का है, फिर भी हमारे यहाँ पर जल की हमें कमी महसूस होती है। अब आगे है महासागर। अब बच्चों आपको इसमें एक चित्र भी दिखाई दे रहा है इस पृष्ठ पर, तो आप वो चित्र देखिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस चित्र में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो ये हमने आपको जो 7 महाद्वीप बताए थे ये उनकी ही चित्र है। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इस चित्र में देखें तो आपको यूरोप बड़ा दिखाई दे रहा है या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। तो बच्चों समझ में आया आपको ये? अब आगे हम आपको महासागर के बारे में बताएंगे। महासागर जल मंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो महासागर क्या है? जल मंडल का एक बहुत बड़ा भाग है। और ये क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर ये जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर ये जल कैसा होता है? हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो बच्चों 3 मुख्य गतियां कौन सी हैं? तरंगे, जब सागर में तरंगे उठती हैं। ज्वार भाटा, जब महासागरों में तूफान आ जाता है तो उसको बोलते हैं तेज हवा से, वो क्या है? ज्वार भाटा। और महासागरीय धाराएं, तो ये क्या है? हमारी जल की 3 प्रमुख गतियां। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। हमारे कौन से 5 महासागर हैं? छोटे से आकार के आधार पर, बड़े से छोटे आकार के आधार पर हमारे कितने महासागर हैं? 5। कौन कौन से हैं वो? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये आपको
चित्र 5.1 आपको हमने दिखाया था, उसको ध्यान में रखिए और उसमें देखिए आप 5 महासागर कौन से प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब आपको फिर बता रहे हैं कि आप वो चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें क्या है, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है बच्चों, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मोरियाना गर्त। ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका क्या है, इसके चारों ओर स्थित हैं। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, उसमें आपको दिखाई देगा ये इसके चारों ओर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक दंडुरित है। यह अनियमित एवं दंडुरित तट रेखा प्राकृतिक पौष्य एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो बच्चों, अटलांटिक महासागर क्या है, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के किस नाम, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे और उत्तर में एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। तो क्या है बच्चों, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा क्या है, बहुत अधिक दुरंदित है। यह अनियमित एवं दुरंदित तट रेखा जो है बच्चों, वो रेखा प्राकृतिक पौष्यों एवं पत्तनों के लिए आदर्श है। व्यापार की दृष्टि से यह जो है बहुत ही व्यस्त महासागर है। आपको समझ में आया ये अटलांटिक महासागर। अब है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यार कौन सा देश है वो, हमारा भारत देश, उसके नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में क्या स्थित है, एशिया, और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो समझ आया बच्चों आपको ये हिंद महासागर। आगे है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर क्या है,
दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दक्षिणी महासागर क्या है? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिक महाद्वीप से कहाँ पर है? उत्तर की ओर। कितने उस पर है? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब बच्चों आप आगे देखें, हमारा आखिरी महासागर वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो बच्चों ये अंटार्कटिक महासागर कहाँ पर है? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। और ये क्या है? ये चारों तरफ उत्तर ध्रुव के ओर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? साथ में उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया आपको बताया था बच्चों, यूरोप जमा एशिया, यूरेशिया बनता है। तो ये अंटार्कटिक महासागर आपको समझ में आया। अब आगे पढ़ेंगे हम वायुमंडल। अब आप एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पर वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो पहली परत है हमारी शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। हमने आपको बताया था बच्चों कि वायुमंडल जो है वो क्या होता है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी जो है बच्चों वो चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो अब हम आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो बच्चों वायुमंडल क्या है? पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है और जो वायु की पतली परत है इसका एक महत्वपूर्ण अटूट भाग है और यही हमारे लिए वायु प्रदान करती है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। और इसके साथ साथ वायुमंडल जो है हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणें, बच्चों सूर्य की कुछ किरणें जो होती हैं हमारे लिए लाभदायक होती हैं और कुछ किरणें जो होती हैं हानिकारक होती हैं। तो ये हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। तो वायुमंडल कहाँ तक फैला है? वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो बच्चों वायुमंडल कहाँ तक फैला है? 1600 किलोमीटर तक। और वायु मंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला भाग है शोभमंडल, समताप मंडल, ये आप चित्र में देख रहे हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर आखिर में है बहिर्मंडल। तो बच्चों ये वायुमंडल था।
अब हम आपको इसके बारे में आगे बताते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो बच्चों, वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और जो कि साफ तथा शुष्क हवा का कितने प्रतिशत है? 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितने हैं? 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल में मुख्यतः क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी हुई है, और इसका 99% भाग जो है वो शुष्क हवा है, साफ और शुष्क हवा है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का 21%, और दूसरी गैसें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, जबकि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो क्या है बच्चों? वो बहुत कम मात्रा में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो आपको ये समझ में आया। अब आपको एक चित्र और दिखाई दे रहा है, पर्वतारोही जो कि पर्वत की ऊंचाई पर जा रहा है। उसको आप देखेंगे तो उसने ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगाया हुआ है। तो अब आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हम उन्हें अपने साथ क्या लेके जाना पड़ता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पर पृथ्वी का दबाव डलता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो बच्चों क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। इसीलिए जो पर्वतारोही हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ते हैं, उनको अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारा तापमान भी जो है बच्चों वो कम होता जाता है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है, और ये क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपको समझ में आया ये। अब आप एक और चित्र देखें, वो चित्र है जैव मंडल का। जैव मंडल में क्या दिखाई दे रहा है आपको? वायुमंडल, बादल, बारिश होते हुए पक्षी, स्थल मंडल, पहाड़, पठार, घर, नदी, जिसमें जिसे जल मंडल, जिसमें क्या है, मछलियाँ, और क्या है, फूल, पेड़ पौधे, और हाथी, हिरन, और ये बैलगाय और ऊंट, शेर, ये सब आपको
दिखाई दे रहा है। तो अब हम आपको जीव मंडल के बारे में बताएंगे। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। तो जीव मंडल क्या है बच्चों? जीव मंडल वह जगह है जहाँ पर जमीन, जल और हवा तीनों का ही एक सीमित भाग है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीवन जिया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सी जीवों की प्रजातियां, जैसे आपने देखा चिड़िया उड़ रही है, नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, घर बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं। और आपको क्या दिखाई दे रहा है? और जैसे हाथी, हिरन, घोड़े, ऊंट, ये सब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही एक स्थान है जहाँ पर छोटे से कीड़े से लेकर बड़े से बड़ा जीव जहाँ पर रहता है, वो है हमारा जीव मंडल। और जीव मंडल में क्या है? सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, कौन से दो भाग है? जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। और पृथ्वी के ये तीनों जो हैं परिमंडल आपस में क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उसमें मिट्टी का कटाव होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों क्या है? हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वो प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो यह सब क्यों आते हैं? यह सब आते हैं जब आप पेड़ पौधे काटने लग जाते हैं, पेड़ लगाते कम हैं, नदियों में गंदगी फेंकते हैं, नहर पानी दूषित करते हैं। तो उससे क्या है? ये सब नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। उद्योगों, तापीय, अब आप आगे देखिए, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों या गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो बच्चों क्या है? उद्योग हमारे उद्योग भी वातावरण को कैसे दूषित करते हैं? जैसे फैक्ट्रियों में जब कोई सामान बनता है तो जब वो सामान बन रहा होता है तो उसका जो गंदा तेल या गंदा पदार्थ होता है उसको नदियों में, नालों में बहा दिया जाता है। उसको बहाना नहीं चाहिए। उससे क्या है? नदी नाले गंदे होते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं? जैसे अब एक घर में 3 गाड़ियां हैं और उन लोगों को कहीं जाना है तो सब अपनी अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एक ही गाड़ी ले लें और जाएं। अगर सब अपनी अपनी गाड़ी पर जाएंगे तो हमारा क्या है? वातावरण कितना दूषित हो जाता है। गाड़ियों का गंदा धुआं निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितनी अधिक हो जाएगी। और इसको क्या है कहते हैं हम? इसको भूमंडलीय तापन कहा
जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनके बीच में हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए, और जो हमारे प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उनको पृथ्वी के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, तभी हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं, अच्छी सांस ले सकते हैं और ये प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। तो आपको बच्चों ये पाठ समझ में आया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के 4 मंडल है: भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखिए। तो हमारे पृथ्वी के कितने महाद्वीप प्रमुख हैं? हमारी पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। वो है, नंबर 1 पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य प्रमुख महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। आगे देखिए, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो वो कौन से महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो बच्चों आपको वायुमंडल की जो परतें हैं उनके नाम लिखने हैं। वो हमने आपको बच्चों चित्र में भी दिखाया था। हमारी वायुमंडल की पहली परत कौन सी थी? आपको अगर चित्र ध्यान में है तो आप बताएं। शोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ये हमारी पृथ्वी की, ये हमारी वायुमंडल की परतें हैं। तो समझ में आया आपको ये प्रश्न का उत्तर? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा बच्चों? आप ध्यान से देखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से और 21% भाग भूमि पर है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमाफिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें निहित है, इसीलिए इसे कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है? जीव मंडल जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन के यहाँ 3 प्रमुख घटक हैं। वो कौन से हैं? भूमि, वायु तथा जल की उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए जीव मंडल जीवों के लिए आवश्यक है। अब आपको सही उत्तर पर टिक करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो बच्चों वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज, हिमालय, यूराल। तो वो है यूराल। आपको यूराल पर टिक करना है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि, जल संधि या नहर। तो अब इसका क्या उत्तर देंगे बच्चों आप? इसका उत्तर है, तो बच्चों इसका उत्तर है स्थल संधि। आप स्थल संधि पर टिक कीजिए। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बच्चों कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन पर टिक करना है। आगे है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? वायुमंडल, जलमंडल या ये थल मंडल। तो कौन सा भाग है वो हमारा? थल मंडल। आपको थल मंडल पर टिक करना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है
एशिया। तो बच्चों आपको समझ में आया। आगे है खालिस्तान भरो। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में है। तो कौन सा सबसे बड़ा गहरा भाग है? वो है मारियाना। मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों आपको पता है, हमने आपको पाठ में पढ़ाया था अभी कि कौन सा महासागर है वो है हिंद महासागर। वो हमारे भारत देश के नाम पर उसका नाम रखा गया है। आगे देखिए आप, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो वो कौन सा है? जीव मंडल। जीव मंडल स्थल जल तथा हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है बच्चों? आपको बताया था हमने, यूरोप जमा एशिया यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी पर बच्चों सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो ये बच्चों ये था हमारा, इसकी अभ्यास पूरा हुआ। अब आप ये देखें कि आपका जो ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल थे, ये आपको हमने पाठ पढ़ाया और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।